अगर आपकी नेक ब्लैकनेस पर आ रही है तो आपका लीवर फैटी है। ये मिथ है या फैक्ट है सर? ये फैक्ट इस तरह से है कि सब मोटापे से रिलेटेड है। कारण क्या है इतनी जो प्रॉब्लम बढ़ रही है सोराइसिस की? ये जो बीमारी सोराइसिस है ये भी मोटापे और मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी से जुड़ी हुई है। कितना नुकसान कर सकती है एंटासिड भी? अगर हम उसको डेली बेसिस पे या लॉन्ग टर्म अगर हम लेते रहते हैं तो उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशन है, आपकी किडनी पे असर आता है। कहा जाता है माइक्रोवेव में अगर हम खाना गर्म करते हैं या उसमें हम बना कर खा रहे हैं तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये मिथ है या फैक्ट है सर? पार्शली सच है कि अगर आप बार बार किसी पड़े हुए खाने को रीहीट कर रहे हैं, प्रोसेस फूड है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है पॉडकास्ट की सीरीज में आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, इस कार्यक्रम में, इस पॉडकास्ट की सीरीज में अलग अलग डॉक्टर से हम आपको मिलवाते हैं जिससे आप खुद को फिट रख सकें, अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकें, एक अच्छा लाइफस्टाइल आप सब जी सकें। तो इसी कड़ी में आज के इस एपिसोड में, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतुल गोगिया जी, जो कि सर गंगाराम सिटी हॉस्पिटल से हमारे साथ उपस्थित हैं, जर्नल फिजिशियन हैं। तो अपनी जर्नल फिजिक को और अपनी हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव करें, किस तरह से बैलेंस करें, मेंटेन करें, आज के इस पॉडकास्ट में जानेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। नमस्कार सर, बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे साथ हैं। बहुत सुना है आपके बारे में। कैसे हैं आप सर? पहले मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, बहुत अच्छा है। और ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है जिससे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। सर, तो शुरुआत करते हैं आपसे ही। अब थोड़ा सा व्यूअर्स को अपने बारे में बता दीजिए। मैं डॉक्टर अतुल गोगिया हूँ, एक सीनियर फिजिशियन और इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट, जो सर गंगाराम हॉस्पिटल और सर गंगाराम सिटी हॉस्पिटल से काफ़ी वर्षों से, 20 से अधिक वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। और रोज़मर्रा की इन्फेक्शंस की बीमारियाँ हैं और जो भी मेडिकल बीमारियाँ हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की और कॉमन बीमारियाँ हैं, उन सब के लिए इलाज के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और मरीज़ों को हेल्प करते रहते हैं। बिल्कुल सर, जो आप कर भी रहे हैं बहुत अच्छी तरह से आप कर रहे हैं। जिनसे भी आपका नाम सुनते हैं बस तारीफ ही हमको सुनने को मिलती है। सर, जब आपके बारे में हम पढ़ते हैं तो टीबी पर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मैं टीबी के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, क्या किसी को देखकर बताया जा सकता है कि इनको टीबी है? देखिए, देख के बताया जाना तो आजकल ऐसा नहीं है, बट हाँ, ऐसे ज़रूर लक्षण होते हैं। जैसे अगर हम लोग जैसे बहुत समय से सीनियर फिजिशियंस हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मरीज़ आप देखते हैं, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो पॉइंट कर सकती हैं कि आपको टीबी हो सकता है, बट आप देख के किसी बीमारी को नहीं कह सकते। अब कोई मरीज़ है, उसको बुखार रह रहा है, खांसी रह रही है, वज़न कम हो रहा है लंबे समय से, तो उसकी ये सब लक्षण होते हैं कि उसको टीबी हो सकता है। बट टीबी भी डिफरेंट तरह की होती है, क्योंकि आम तौर पे ये धारणा है कि खांसी है लंबी तो ही टीबी होगी। बट अगर लंबी खांसी और टीबी तभी होगी अगर आपको फेफड़ों की टीबी है। आपको फेफड़ों के अलावा भी जितने भी शरीर के अंग हैं, टीबी किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। तो आपको आँख में भी टीबी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन में भी टीबी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, छाती और लंग्स का तो आपको मालूम ही है कॉमन लोगों को। फिर गांठों की टीबी होती हैं, आप देखते हैं गर्दन में, बगल में कई जगह गांठें हो जाती हैं, पेट में गांठ हो जाती हैं, आंतों की टीबी हो सकती है, आपको हड्डियों की बोन टीबी हो सकती है। तो टीबी एक ऐसी इन्फेक्शन है, वो एक इन्फेक्शन है जो हमारे किसी भी अंग को ग्रस्त कर सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा आपका अंग इफेक्टेड है, आपको वहाँ के सिम्टम होंगे। कि आप कोई मरीज़ आता है, वो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है, आपने उसको बताया कि टीबी है, वो बोला डॉक्टर साहब मुझे तो खांसी है ही नहीं, तो जबकि उसके बोन में टीबी है। अच्छा। तो अगर बोन में टीबी है तो उसको उस जिस भी बोन में टीबी हो रही है वहाँ पे दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। सर, जैसा कि आपने बोला कि टीबी के अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, अलग अलग शरीर के अंगों में हो सकती है टीबी। अगर इसका ट्रीटमेंट की हम बात करें, ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है, कब असर दिखना शुरू होता है? तो आम तौर पे जैसे मैंने बताया कि टीबी अलग अलग अंगों को इफ़ेक्ट करती है, बट जो ट्रीटमेंट है वो सेम ही रहता है, इन द सेम कि दवाइयाँ सेम ही रहती हैं। जो स्टैंडर्ड फर्स्ट लाइन जो हम जिसको कहते हैं, 2 तरह की टीबी रहती है। एक है जो नॉर्मली 85% 90% लोगों में रहती है, वो होती है
कि वो ड्रग सेंसिटिव टीबी है। जो नॉर्मली जो 4 दवा शुरू में टीबी की मिलती हैं वो चारों उसमें कारगर हैं। तो दूसरी रहती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, तो वो उसमें हम नहीं अभी जाते। तो बेसिकली ये 4 दवाएं हैं जो स्टैंडर्ड मेजॉरिटी जो सेंसिटिव टीबी है उसमें काम करती हैं, जिसका कोर्स मिनिमम 6 महीने से साल भर है, डिपेंडिंग ऑन कि टीबी कहाँ पे है, पेशेंट का रिस्पांस कैसा है, टॉलरेबिलिटी कैसी है। 2 महीने शुरू में हम 4 दवा देते हैं और उसके बाद 3 दवा पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कोर्स है। यूजुअली 2-4 हफ्ते लग जाते हैं रिस्पांस आने में बीमारी का, टीबी की दवाइयों में। हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि 2 दिन या 4 दिन में रिस्पांस आए। 2 से 4 हफ्ते यूजुअल समय होता है जब दवाई अपना असर दिखाती है। बट 4-6 हफ्ते में अगर हम अच्छे हो जाते हैं तो हमें दवा नहीं छोड़नी है, कोर्स पूरा करना है जो मिनिमम 6 महीने है। बट डिपेंडिंग ऑन, जैसे ने बताया, कहाँ पे है, कैसा रिस्पांस है, वो साल भर या उससे ज़्यादा देने की भी ज़रूरत पड़ती है, डिपेंड करता है। सर, एक सवाल और इसी से रिलेटेड मेरा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम बात करें टीबी के ट्रीटमेंट की, तो क्या एक्सपेंसिव होता है? नहीं, टीबी का जो ट्रीटमेंट है, देखिए मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार बहुत सिंपल होता है डायग्नोसिस बनाने में। खर्चा आपको लोगों को लगता है, तो कई बार डायग्नोसिस बड़ा सिंपल होता है। आपको बलगम में टीबी आ गई, एक्सरे दिख गया और आपका डायग्नोसिस बन गया। कई बार मुश्किल जगह पे टीबी ऐसी है, डायग्नोसिस बनने में, जांच वगैरह में स्कैन करना पड़ गया, बायोप्सी करनी पड़ गई, उसमें खर्चा है। जबकि जो दवा है वो सरकारी में भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्राइवेट में भी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 30 से 40 रुपये प्रतिदिन का खर्चा रहता है एवरेज। अभी जैसे शुरुआत में आपने टीबी को लेकर बात करी थी कि हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट्स को टीबी हो जाती है। बिल्कुल। लंग्स की ही मैं बात करता हूँ। जैसे आपने एक बात और कही थी कि पेशेंट आते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि उनको टीबी है। बहुत से खांसी है लंबे समय तक, तो मान लेते कि उनको हो गई। जिनको खांसी भी नहीं है, कोई सिम्टम्स भी नहीं है, तो उनको लंग्स की टीबी क्यों हो जाती है? देखिए, ऐसा है, टीबी जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हवा और खांसने और हवा से फैलता है। तो मान लें एक किसी को घर में टीबी है, तो उसके आसपास जितने लोग हैं वो रिस्क पे हैं। अगर उसको खांस रहा है, वो बलगम में है, जैसे आप कोविड में देखते थे, एक फैमिली मेम्बर को है तो सारों को जाता था। बट कोविड बहुत ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस था, बट टीबी भी फैलता उसी तरह से है कि आप खांसते हैं, ड्रॉपलेट गिरता है और आप उसको इनहेल कर लेते हैं। अब जैसे आपने कोविड में भी देखा, 4 लोगों को घर में हुआ, एक तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, आईसीयू पहुंच गया, है ना, कॉम्प्लिकेशन हो गई। 2-3 को कोई सिम्टम ही नहीं हुए, जबकि उनको भी हुआ। तो सिमिलरली आपकी बॉडी में कितनी मात्रा में कीटाणु गया है, आपकी इम्यूनिटी बॉडी की कैसी है, आपकी उम्र कितनी है, आपको और बीमारियां तो नहीं है कि आप शुगर से भी ग्रस्त हैं, ब्लड प्रेशर भी है, कोई सांस की भी दिक्कत है, आपकी उम्र भी 60-65 से ज़्यादा है, तो आपको कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब एक आदमी है जो यंग है, हेल्दी है, 25, 30, 40 साल की उम्र का है और उसको कोई और शारीरिक बीमारी नहीं है और उसमें ज़्यादा अगर बैक्टीरिया नहीं है, तो उसकी बॉडी उसको फाइट कर सकती है। तो उसको बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं हो सकते, हल्के लक्षण हो, ज़्यादा लक्षण नहीं हो। कई बार ऐसा भी देखने को होता है कि उनकी बॉडी अपने आप से क्लियर ही कर देती है टीबी, सिर्फ निशान ही दिखते हैं स्कैन या एक्सरे में, आपको उनको महसूस ही नहीं हुआ कि कभी हुआ। तो ये वजह होती है। सर, इसमें ना एक मिथ भी बहुत ज़्यादा है, इसको आप फैक्ट कहेंगे या मिथ, ये मेरा सवाल आपसे यही है। हमने अपने बड़ों से भी कहते सुना है कि टीबी एक जेनेटिक बीमारी है, कि अगर आपके बड़े बुजुर्गों को किसी को हुई है तो आपको पूरे चांस है कि 3-4 जनरेशन तक में वो हो सकती। तो क्या ये मिथ है या फैक्ट है? ये बिल्कुल मिथ है, जेनेटिक नहीं होती। जैसे मैंने बताया, एक घर में आप रहते हैं तो आप साथ में रह रहे हैं, तो अब मान लीजिए आपको हो रही है, तो आपके बुज़ुर्ग हैं घर में, पिताजी हैं, दादाजी हैं या आगे बच्चे हैं, वो साथ में रह रहे हैं, अगर कॉमन रूम शेयर कर रहे हैं तो आप उनको दे सकते हैं। तो आप उसको, जेनेटिक नहीं है वो, इन्फेक्शस है, कम्युनिकेबल है। तो क्योंकि हम एक ही घर में रुक रहे हैं, एक ही साथ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बगल में बैठे हुए हैं, तो हम एक से दूसरे को हो सकती है। तो ये है, तो ना कि जेनेटिक है। जेनेटिक से इसका कोई जेनेटिक से इसका कोई लिंक नहीं है। तो यह है कि
पहले घर अगर एक अब इंडिया में ज़्यादा टीबी इसलिए हुआ करता कि आबादी ज़्यादा है, घर छोटा है, एक कमरे में 5 लोग रह रहे हैं, तो चांस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे कि आपने बताया कि जेनेटिक नहीं है, जो अभी हमने आपसे पूछा। सर, अगर कोई टीबी से ग्रसित मरीज़ है या उसको पता भी नहीं है और अगर वो स्मोक करता है, एक्टिव या पैसिव दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो क्या कंडीशन और वर्स हो सकती है? बिल्कुल। तो जैसे मैंने बताया, आपकी लंग की कंडीशन या बॉडी की कंडीशन कोई भी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता रखती है, जो मगर आप उसको अगर कमज़ोर कर रहे हैं, तो स्मोकिंग एक कंडीशन है जिससे आपके फेफड़े डायरेक्टली कमज़ोर हो रहे हैं। चाहे आप एक्टिव स्मोकिंग करें तो है ही है नुकसान, बट अगर आपके साथ में आपका पार्टनर, फैमिली मेम्बर अगर स्मोक कर रहा है, आप पैसिवली उसको इनहेल कर रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली आपके लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो आपकी जो क्षमता है इन्फेक्शन से लड़ने की, टीबी से लड़ने की, वो कम हो जाती है। सर, पैसिव स्मोकिंग से कितना ज़्यादा नुकसान होता है? क्या एक्टिव और पैसिव दोनों बराबर का नुकसान देते हैं? बिल्कुल, पैसिव स्मोकिंग भी हार्मफुल है, क्योंकि एक्चुअली आप वो इनहेल, वो जो है पार्टिकल्स हैं, जो कार्सिनोजेनिक पार्टिकल्स हैं, जो इरिटेंट पार्टिकल्स हैं, वो इनहेल कर रहे हैं। अगर आप क्लोज कांटेक्ट में बगल में बैठ के उसको इनहेल कर रहे हैं तो दोनों नुकसानदेह बिल्कुल, हैं। दोनों अगर ही कोई ऐसा नुकसान। कर रहा हो तो मना कर दें। बिल्कुल, आप के फैमिली मेम्बर हैं, आपके पार्टनर हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, फादर मदर, कोई ऐसे हैं जो साथ में स्मोक कर रहे हैं और आपके पास बैठे हैं, उसी इन्वायरमेंट में हैं, तो ऑब्वियसली आपको भी रिस्क उतना ही हो जाता है। सर, आज के टाइम पे ना स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। क्या इसको मेंटेन करना ज़रूरी है? अगर हम एक ऐसे सर्कल में हैं कि जहाँ पर हमें ये सब करना ही पड़ रहा है, तो क्या करें? सिचुएशन को कैसे डील करें? देखिए, ये तो सिचुएशन हम लोगों ने खुद से बनाई हुई है, स्टेटस या ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, स्मोकिंग आई वुड से कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल चीज़ है, और आप आज की डेट में सिगरेट का बॉक्स उठा के देखें तो इस पे इतनी ख़तरनाक फ़ोटो बनी हुई है, तो गवर्नमेंट उसको भी आपको प्रोजेक्ट कर रही है कि वो बहुत हार्मफुल है। तो स्टेटस सिंबल एक होना, बट आपको एट द सेम टाइम अगर आप उस अपर क्लास से हैं तो आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है दूसरे लोगों के लिए कि ये हार्मफुल है, नहीं लेना चाहिए। एज़ फार एज ड्रिंकिंग है, वो भी हर तरह से लेबल्ड है। इवन आजकल आप टीवी चैनल या अगर मूवी थिएटर या मूवी हॉल में भी हैं, तो जैसे ही कोई ऐसा दृश्य दिखाया जाता है जहाँ स्मोकिंग या ड्रिंकिंग हो, तो नीचे कैप्शन भी आता है कि ये हानिकारक है। तो ये चीज़ हमें समझनी है। बाकी सोशलाइजिंग है, कभी जो अल्कोहल इंटेक है वो हार्मफुल है, उसको लेना, बट मेडिकली आप कभी कभी उनको अलाउ करते हैं कि वंस अ वीक, वंस इन 15 डेज थोड़ी मात्रा में आप कभी सोशलाइजिंग में ले रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एंटी नहीं कहा जाता। बट कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में डेली ले रहे हैं, और स्मोकिंग तो एक्चुअली एक सिगरेट भी हार्मफुल है, तो हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है, ये हमें प्रमोट करना है। आई नो, तो आप उसकी ऑल्टरनेट ड्रिंक्स ले सकती हैं, मॉकटेल ले सकती हैं ना। सर, भारत के अंदर अगर हम रेशो की बात करें, डायबिटीज़ को ले लेते हैं, डायबिटीज़ का रेशो बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तो ये सबसे बड़ा साइलेंट किलर है, लोगों को पता नहीं लगता, ये हमारी बॉडी को अंदर से खोखला करती है ना, जैसे कहते हैं ना कि दीमक लकड़ी को खा जाती है, हमारी बॉडी को वैसे ही खोखला करती है। बिल्कुल। ये रेशो लगातार बढ़ क्यों रहा है हमारे भारत में? इसके पीछे की वजह क्या है? 2 वजह हैं। एक, हमारी बढ़ती आबादी है, हम सबसे पॉपुलस कंट्री हैं पूरी दुनिया में, तो इतनी ज़्यादा आबादी होगी तो नंबर, अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, वो किसी भी चीज़ में हम नंबर 1 हो जाएंगे, क्योंकि हमारा 150 करोड़ के करीब आबादी अगर होती है, तो उसमें अगर 10% को भी कोई चीज़ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 है अर्बनाइजेशन, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। आज से 20 साल 30 साल पहले लोग वो चीज़ों के लिए बेसिक खाने और उसके लिए मुश्किल होती थी। अब आप देखें कि इकोनॉमिक्स देश में बेटर हो गया है, परचेजिंग पावर बेटर है, बेसिक खाने और इस चीज़ की कमी उतनी नहीं रहती जो 20 30 40 साल पहले आप में थी। हर आदमी, तो क्या है कि हर आदमी जो है वो एक खाने की उसको कमी नहीं है। जंक फूड का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, एरेटेड ड्रिंक्स हैं और चीज़, बटर, इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा, और प्रिजर्व्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, जो कि सब चीज़ें हैं
जो कि फैट्स में शुगर कंटेंट, फैट कंटेंट और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा है, और इनका कंजम्पशन भी ज़्यादा होता जा रहा है। और आप जैसे जैसे देखें आजकल के छोटे बच्चे, आजकल गृहिणी सब काम कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, सब लोग बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, खाने का समय नहीं है, घर में अगर बना भी रहे हैं तो वो प्रोसेस्ड है, रेडी टू कुक है, फ्रोज़न फूड है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा इनटेक बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी क्षमता है ख़रीदने की भी। आप देखें कि हर क्लास ऑफ पीपल के अंदर मोटापा बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ने की वजह से ही शुगर बढ़ रही है, हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं, साथ में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है। तो ये सब बेसिकली मोटापे से लिंक्ड है, और मोटापा लिंक्ड है क्योंकि ये, और दूसरा चीज़ है लैक ऑफ एक्टिविटी। हर चीज़ के लिए आपके पास इतनी सुविधा उपलब्ध है, हर आदमी जो है आजकल आपको कोई भी चीज़ है बैठे बैठे आप कर सकते हैं, चाहे वो कोई खाना ऑर्डर करना हो, चाहे आपको गाड़ी खोलनी है, घर का गेट तक ऑटोमेटिक हो रहे हैं, डोर्स ऑटोमेटिक हैं, एयर कंडीशन और ये सब चीज़ें तो थे ही। अब हर चीज़ आप बैठे बैठे कर सकते हैं, आपको कैब चाहिए आपको बटन पे मिल रहा है। तो और जैसे मैंने बताया आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो आप कन्वीनियंस देखते हैं, कन्वीनियंस के लिए आप एक तरफ तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपना चलना नहीं चाहते। यहाँ से आपको पास में आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाना हो, आप कभी भी गाड़ी में ही जाना प्रेफर करते हैं, या जिसके पास 2 व्हीलर है वो 2 व्हीलर प्रेफर करता है। कोई आदमी पब्लिक या आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चलना नहीं चाहता है। तो और उसके बाद आप जिम की मेंबरशिप लेना चाहते हैं। तो यही हमारी विडंबना है कि एक तरफ हम छोटी चीज़ है, छोटा वॉक है, सामान लाना है, वो हम उसके लिए नहीं हम जाना चाहते। अगर हम उन चीज़ों को एक्टिव हो जाएं, डाइट कंट्रोल रखें, तो ये जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है वो नहीं हो। बट सर ये भी कहते हैं ना कि शुगर की जो बीमारी है वो अचानक से पता लगती है, जब वो हमारे बॉडी के किसी पार्ट पे अटैक करती है तब पता लगता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले तो लोगों के पास सिम्टम्स होते थे कि अगर आपको शुगर है तो यूरिन में चींटियाँ लग रही हैं तो आपको शुगर है, बट अब कहते हैं कि आपके पार्ट पे अटैक कर रहा है तो मतलब आपको शुगर है। तो ये क्या चीज़ है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि शुगर जैसे है कि आम तौर पे आपको कोई लक्षण नहीं होते, जल्दी शुगर अगर होता है तो आपको कोई लक्षण नहीं होते, या बहुत नॉन स्पेसिफिक लक्षण होते हैं कि कमज़ोरी, सुस्ती, मतलब कोई ऐसे स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते शुरुआती दौर पे। तो अगर आप लापरवाही रखते हैं, इसीलिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, रूटीन हेल्थ चेकअप, इस टाइप की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है कि साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, 2 साल में एक बार, डिपेंडिंग ऑन आपका एज क्या है, आप अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराएं, जिसमें आपका बेसिक ब्लड टेस्ट हो रहा है, शुगर टेस्ट हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, ये चेक हो, ताकि आप मालूम रहे कि भाई हमें ये बीमारी हो रही है। अगर हमें रूटीन हेल्थ चेकअप में ये बीमारी का पता चलता है तो जो ऑर्गन डैमेज है या और प्रॉब्लम्स हैं वो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ज़्यादा कोई लक्षण नहीं है, तो जब कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है कि पैर में ज़ख्म है जो भर नहीं रहा है, किडनी पे असर आ गया या आँख पे असर आ गया, वो एक एडवांस डिज़ीज़ हो चुकी होती है, तब तक बीमारी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। तो इसका मतलब है कि आपने अपना कभी हेल्थ चेकअप नहीं कराया, आपने कभी ध्यान नहीं दिया अपनी सेहत के लिए, तब ऐसा हो सकता है। ओके। और आज के टाइम पर जो हम खाते हैं, जो फास्ट फूड, उसकी वजह से भी हो रहा है। सर इससे रिलेटेड मेरा सवाल ये है कि अगर हम देखें, पहले जब कोई हेल्दी हुआ करता था बोला जाता था कि खाते पीते घर के हैं, और आज के टाइम पर हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, उससे मोटे होते जा रहे हैं, तो बीमारियां अटैक कर रही हैं, ओबेसिटी हो रही है। ओबेसिटी से कैसे डील करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि ओबेसिटी वो एक स्पेक्ट्रम है, मोटापा बेसिकली एक स्पेक्ट्रम है जिससे ये सारी बीमारियाँ जुड़ी हैं। तो उसकी 2 ही चीज़ें हैं। देखिए, जितना इनपुट और आउटपुट होगा उतना ही है। तो बॉडी में अगर आप इनटेक ज़्यादा रखेंगे, कैलोरी इनटेक, तो आप ज़्यादा खा रहे हैं तो ज़्यादा कैलोरीज़ क्या है कि आप फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं तो उसमें कैलोरी कंटेंट ज़्यादा है, मीठा ज़्यादा खा रहे हैं तो कैलोरी कंटेंट ज़्यादा है, आप एरेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं, चीज़, मक्खन, घी ज़्यादा खा रहे हैं तो उसमें कैलोरी कंटेंट ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जो आप कई बार हमको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम नोटिस नहीं करते, आप बीच बीच में आलू भुजिया उठा के खा रहे हैं, समोसा का, छोटी सी चीज़ें हैं बट ये कैलोरी बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो हम कैलोरीज इनटेक ज़्यादा रहता है। और दूसरा है, अगर हम इसको कंट्रोल करते हैं, इसीलिए हेल्दी डाइट है कि भाई आप वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, दाल लें,
है ना, पनीर लें, अंडा लेते हैं, इन सब चीज़ों का करें और ये प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो के, मतलब डीप फ्राइड नहीं हो चीज़ें, हैं कि बिल्कुल तेल में तल के बना दिया है तो फिर उसकी जो फ़ायदे भी थे वो कम हो जाते हैं। सर पनीर का आपने अभी बात की, तो जैसे कि हम देखते हैं, एक रील देखी थी, उसी पर आपसे बात करना चाहूँगी कि कितना फैक्ट है कितना मिथ है। जब पनीर को बहुत सारे लोग फ्राई कर कर बनाते हैं तो उसमें जो काला भाग होता है, बोलते हैं कि जो हम कंज्यूम करते हैं वो जो काला भाग है उससे कैंसर बनता है, कैसा ही है? नहीं, काला भाग बनने से नहीं, क्या है कि अगर आप जो ऑयल में जो नॉर्मली, अगर घर पे तो आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, बट बाहर अगर आप देखेंगे जो रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबा है, या जिन जगहों में ना रीहीट करते हैं आप उसी ऑयल के अंदर अगर आप बनाते रहते हैं, तो उससे ये कालापन या उससे प्रॉब्लम होने का ज़्यादा होता है कि वो ऑयल क्या है कि अब वो वहाँ पे तो कई 100,000 के हिसाब से पकोड़े समोसे उस सब से बन रहा है, तो वो कॉस्टिंग की वजह से वो रीहीट होता रहता है, वो तेल, वो रीहीट होता जो रहता है तेल, वो प्रॉब्लम करता है, ज़्यादा नुकसान करता है कि तो वो ये myth है। हाँ बिल्कुल। सर डायबिटिक पेशेंट के लिए मेरा एक और सवाल आपसे है, कहते हैं जिसको अगर डायबिटीज़ है तो लोगों ने मिथ या फैक्ट बना रखा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों के अंदर कि ब्लाइंडनेस की समस्या आ जाती है, तो क्या आप, हाँ जी, इसे आप मिथ मानते हैं या फैक्ट मानते हैं? देखिए, ये पार्शली फैक्ट है। फैक्ट इसलिए है, अगर आप लापरवाही रखते हैं, शुगर कंट्रोल नहीं रखते, समय से आपकी जांच नहीं है, हर डायबिटिक पेशेंट को साल में एक बार अपने आंख का पर्दा चेक करवाना चाहिए। ये एक ज़रूरी चीज़ है जिससे अर्ली डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसको कहा जाता है वो पिक हो सकती है। अच्छे तरीके से शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, स्मोकिंग नहीं करें, तो हम आँख को बचा सकते हैं। बट अगर हम शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं रखें, स्मोकिंग कर रहे हैं, बीपी भी बढ़ा हुआ है, तो हमारी आँख में ब्लाइंडनेस जो प्रॉब्लम है, रेटिनोपैथी है, ये सब प्रॉब्लम होती हैं जो आप सुनते हैं कि आँख में लेज़र हो रहा है और ये है, वो इन चीज़ों के लिए फिर प्रॉब्लम होती है। अगर हम उसको प्रिवेंशन मोड में रखेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। और डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो नॉन डायबिटिक और डायबिटिक पेशेंट में डिफरेंस कैसे पता लगता है सर? किस चीज़ का डिफरेंस? कि अब किसी को नॉर्मल, अगर आप किसी पेशेंट को देख रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर हम दोनों की अगर आप बात करें, तो आप कैसे कह सकते हो कि इनको डायबिटीज़ है, मुझे नहीं, या मुझे इन्हें नहीं, ये कैसे पता लग सकता है? देखने से ऐसा कहना तो बहुत मुश्किल है, बट आम तौर पे जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, स्पेशली पेट ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है, उन लोगों को शुगर होने की ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपका आम तौर पे इंडियंस में आप देखेंगे कि जो मोटापा भी होता है वो आम तौर पे पेट बाहर निकला हुआ ज़्यादा रहता है और उनकी जांघें पतली रहती हैं, तो वो ये एक देखने से लक्षण है कि भाई आपको डायबिटीज़ हो सकती है, तो आपको जांच करवानी। मगर ऐसा नहीं है कि पतले लोगों में भी होती है, बट ये ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनमें होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सर एक सवाल मेरा ये है आपसे, एक और बीमारी है बहुत ट्रेंडिंग है, अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, थायराइड की मैं बात कर लेती हूँ, महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। पहले देखा जाता था कि एक उम्र के बाद महिलाओं में होती थी, अब मेरी हम उम्र महिलाओं में भी होने लगी हैं, उनसे छोटी उम्र की महिलाओं में भी होने लगी हैं। क्या कारण है थायराइड इतना बढ़ रहा है? जैसे वही है, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, कुछ ऑटोइम्यून प्रोसेसेस रहते हैं जो यंगर एजेस में, यंगर लेडीज़ में ज़्यादा देखा जाता है, तो उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। तो थायराइड में दो तरफ का रहता है, हाइपो और हाइपर। जो कॉमनली आप थायराइड जिसके हम बात करते हैं वो हाइपोथायराइड होता है, जिसके अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, तो वो आम तौर पे जो आप महिलाओं में देखने को मिलता है वो हाइपोथायराइड होता है। और वो ऑटोइम्यून प्रोसेसेस हैं, थायराइड में स्वेलिंग है, इन सब वजह से थायराइड की बीमारी के ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जी सर, अभी आपने ऑटो इम्यून की बात की। ऑटो इम्यून डिसीज़ में जो महिलाएं होती हैं, मेरे जानने में एक महिला है, उनको ऑटो इम्यून डिसीज़ हो रखी है, ल्यूपस उनको हो रखा है, उनको स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं, उसके बाद उनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस सिचुएशन में अगर किसी को ऑटो इम्यून डिसीज़ है, खुद को एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए वो क्या करें? देखिए, ऑटोइम्यून डिजीज़ तो बहुत ब्रॉड डिजीज़ हैं। आपने जैसे लूपस के बारे में बात की, तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है अपने में, तो ये कई अंगों को अफेक्ट कर सकती है। तो इसमें जैसे आपने बताया स्टेरॉइड्स है या इम्यूनिटी बदलने की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, दी जाती हैं, जो कि बिल्कुल अंडर सुपरविज़न लेनी चाहिए अपने
आपसे उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए या डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब बीमारियों के काफ़ी इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो बहुत अंडर सुपरविज़न रहना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो भी नियमित तौर से जैसे बताया जाए महीने में 3 महीने में खून की जांच करनी चाहिए। बाकी जो स्टेरॉइड या इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं उनका वज़न बढ़ना, शुगर बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो उनको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। एक्टिविटी, डाइट कंट्रोल अच्छा रखना चाहिए ताकि वेट नहीं बढ़े। और इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीन्स रहती हैं। जो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं, आम तौर पे उन सबको कॉमन वैक्सीन्स हैं, जैसे फ्लू वैक्सीन है जो साल में 1 बार, निमोनिया वैक्सीन है जो 5 साल में 1 बार, जो 50 साल से ऊपर हैं उनके लिए ये हर्पीज़ ज़ोस्टर की वैक्सीन है। तो इस तरह की वैक्सीन्स हैं जो उनको लेनी चाहिए, क्योंकि इनको इस तरह की दवाइयाँ चलती हैं और इस बेसिक बीमारी की वजह से भी उनको निमोनिया या इस तरह की इन्फेक्शंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सर, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एक मिथ और मुझे क्लियर करना है आपसे। ये कहा जाता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप करेला और जामुन खाओ, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। अगर मैं एलोपैथी की बात करूं तो एलोपैथी क्या कहता है इसके लिए, कि ये मिथ है या फैक्ट है? देखिए, एलोपैथी के हिसाब से इसके अंदर कोई ऐसा मेडिसिनल वैल्यू के बारे में कोई मेंशन नहीं है जो हमारा ऐसा है। बाकी ये खाने वो ये प्रचलन है कि कड़वी चीज़ खा रहे हैं आप तो कंट्रोल रहेगा, बट एलोपैथी में इसके बारे में ऐसा कुछ वो नहीं है। तो क्योंकि एलोपैथी और आयुर्वेदी दोनों बहुत वो अलग तरह की साइंस है, तो जो जिस साइंस से अवगत है, जो उसमें ट्रेंड है, उसको उसके बारे में बात एलोपैथी करनी क्या बता चाहिए। रहा है? एलोपैथी के नहीं, अकॉर्डिंग क्या एलोपैथी- खाना चाहिए? एलोपैथी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया है कि कैलोरी इनटेक आपको ठीक रखना है। एक्सेस कैलोरीज नहीं खानी है, सबसे इम्पोर्टेंट कि ज़्यादा कैलोरी इनटेक नहीं होना चाहिए। आपके बॉडी वेट और एक्टिविटी के हिसाब से, हाइट, बॉडी वेट और मेल फीमेल हैं उसके हिसाब से। दूसरा है कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है जो हमारे खानों में बहुत ज़्यादा रहता है। इंडियन फूड में जो आप कहते हैं चावल, रोटी, आलू, जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, आमतौर पे 70% तक कार्बोहाइड्रेट रहता है। जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में, वो 50% के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट रहे। और दूसरा यह है कि जितनी भी ये जंक चीज़ें हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, और इन सब को अवॉइड करना है। यही है उसके लिए। ओके सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है, उन लोगों के लिए जो जिम जाते हैं, एक अच्छी आइडियल बॉडी चाहते हैं, तो उनको बोला जाता है कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लीजिए, इंजेक्शंस लीजिए और भी विटामिन सप्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें लीजिए। क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लेना एक ह्यूमन बॉडी के लिए जो नॉर्मल ही काम कर रही है, या अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं कर रहे, 1 घंटा आधा घंटा वर्कआउट कर रहे हैं, क्या लेना ठीक है? मेरे ख्याल से खाने के द्वारा अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं, मतलब इन द सेंस के जो प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, वो ऐसे लोगों के लिए बहुत है। ये सप्लीमेंट्स लेना और ओवरबोर्ड जाना या स्टेरॉइड्स या बॉडी बिल्डिंग इंजेक्शंस लेना, वो लॉन्ग टर्म में हार्मफुल रहते हैं और हमारे बॉडी के अंग को प्रॉब्लम करते हैं। सर, इसमें एक सवाल और मैं ऐड कर लेता हूँ इसी क्वेश्चन से। ये कहा जाता है कि आपका बॉडी का वेट जितना है, अगर आप जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो डबल होनी चाहिए आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? एक आम आदमी की लगभग 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम, 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो ही जाएगी। 1.5-2, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस लेवल पे हैं। अब जो ऑब्वियसली जो एथलीट लेवल पे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हैं, तो प्रोटीन इंटेक ऑब्वियसली उनका ज़्यादा रहेगा। तो नॉर्मल आदमी के लिए भी एक तो रहता ही है, 1 मिलीग्राम अगर है तो ऑब्वियसली उसका 1.5-2 डिपेंडिंग ऑन वो कितनी एक्टिविटी कर रहा है, कितना एग्जर्ट कर रहा है, क्या है। बट बजाय उसकी बाकी के सारे ऑर्गन्स फिट हैं, मतलब वो किडनी, लिवर, ये वो सब ठीक होना चाहिए, क्योंकि उसमें अलग रिस्ट्रिक्शन रहता है। सर, आज का जो टाइम है, जो लाइफस्टाइल हमारा बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। लोग हर काम का शॉर्टकट तरीका निकालते हैं। घर में खाना बन रहा है, गर्म करना है, माइक्रोवेव में लगाओ या 2 मिनट में गर्म हो जाएगा, बनाओ खाओ।
लेकिन कहा जाता है माइक्रोवेव में अगर हम खाना गर्म करते हैं या उसमें हम बना कर खा रहे हैं तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये मिथ है या फैक्ट है सर? पार्शली सच है, पार्शली ऐसा है कि अगर आप बार बार किसी पड़े हुए खाने को रीहीट कर रहे हैं, प्रोसेस फूड है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप किसी को रीहीट करते जा रहे हैं, चीज़ को, पड़ी हुई है चीज़ है तो बार बार रीहीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका वो नष्ट हो जाते हैं। ओके सर, पैक्ड फूड से कितनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए? चिप्स, ब्रेड और ये बिस्किट्स, इन सब से? बिल्कुल, देखो ये अब एक रोज़मर्रा की नेसेसिटी टाइप का हो गया है, बट ऑफ एंड ऑन थोड़ा बहुत लेना एक लिमिट में सत रहता है। बट आजकल है, आप बैठे हैं, बिंज टीवी कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, साथ में आप चिप्स खाए जा रहे हैं, कोक पिए जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पिए जा रहे हैं, इस तरह से तो ये तो हार्मफुल रहेगा ही। सर, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अभी देखने को मिल रही है, हर किसी में हो रही है। हो सकता है कि जो हम खाते हैं उसकी वजह से हो रहा हो। तो जब भी एसिडिटी होती है एंटासिड ले लेते हैं। एंटासिड लिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या चाय पी लेते हैं। तो कितना नुकसान कर सकती है एंटासिड भी? और अगर मैं समझूं, आपसे समझना चाहूँगी कि चाय कितना नुकसान करेगी? देखिए, ऐसा है कि एसिडिटी बढ़ती है क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज है, आप बेड पे बैठे हुए हैं, टाइमिंग आपका खाने का ठीक नहीं है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, टाइम से खाना खाते हैं, टाइम से सोते हैं, और जैसे आपने बताया है, चाहे वो चाय है, कॉफ़ी है, एरेटेड सोडा ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये एसिड ज़्यादा बढ़ाती है। तो चाय कॉफ़ी आप ले सकते हैं एज़ लॉन्ग एज़ 1-2 कप आप ले रहे हैं, बट अगर आप 5-10 कप ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसके एसिडिटी के अलावा भी बॉडी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट रहेंगे ही। और जहाँ तक एंटासिड्स की बात है, जो कॉमनली लोग एंटासिड लेते रहते हैं, अगर हम उसको डेली बेसिस पे या लॉन्ग टर्म अगर हम लेते रहते हैं तो उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशन है, आपकी किडनी पे असर आता है। तो वंस अ वाइल कभी लिया आपने वो ठीक है, दवाई है प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे, या कभी आपने लिया, बट अगर आप डेली या लॉन्ग टर्म रेगुलर बेसिस पे उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसका नुकसान। सर, अब हम सोराइसिस से थोड़ा बात कर लेते हैं। सोराइसिस की प्रॉब्लम भी ना बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये कारण क्या है इतनी जो प्रॉब्लम बढ़ रही है सोराइसिस की? तो जैसे ना, सोराइसिस आमतौर पे हम सोचते हैं कि सिर्फ चर्म रोग है जी, जबकि ऐसा नहीं है, वो हमारे बाकी ऑर्गन्स, अंगों को भी असर करता है। तो आपको जो आर्थराइटिस है सोराइसिस की वजह से हो सकता है, जोड़ों में दर्द होना हो सकता है, और ये जो बीमारी सोराइसिस है ये भी मोटापे और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी से जुड़ी हुई है। तो अगर आपके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, यूरिक एसिड ज़्यादा है, फैटी लिवर है, शुगर ज़्यादा है, तो उससे आपका सोराइसिस फ्लेयर होने का, सोराइसिस ज़्यादा होने का प्रॉब्लम है। तो ये भी हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों में से एक बनती जा रही है कि अगर हमारी जो ये वाली कॉम्प्लिकेशन जिसको हैं, उनको सोराइसिस का फ्लेयर ज़्यादा हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से सोराइसिस ज़्यादा आपको देखने को मिले। अभी आपने फैटी लीवर की जिक्र किया है। फैटी लीवर का ना बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में एक भ्रम ये बना हुआ है कि अगर हम ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं तो हमें फैटी लीवर हो जाता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ड्रिंक करते ही नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें फैटी लीवर हो रहा है। ऐसा क्यों? दो चीज़ आपको समझनी है। फैटी लिवर एक ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं बनी है जो कि नॉन अल्कोहलिक लोगों के लिए, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, तो वो उन लोगों में है जो अल्कोहल कंजम्पशन नहीं कर रहे। जो अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं उनको तो लिवर ख़राब होने की चांसेस हैं ही हैं। अगर आप एक रेगुलर बेसिस पे या ज़्यादा मात्रा में अगर आप अल्कोहल लेते रहेंगे तो आपका लिवर डैमेज होगा ही। अब कॉन्सेप्ट ये आया है कि कई लोग हैं, जैसे आपने कहा, जिनका लिवर अब फैटी हो रहा है या ख़राब हो रहा है, जो अल्कोहल लेते ही नहीं। तो ये वो वाले लोग हैं जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम या ओबेसिटी वाले स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है, जिनमें मोटापा है, वज़न ज़्यादा है, पेट निकला हुआ है, चर्बी ज़्यादा है। तो फैटी लिवर का क्या मतलब है कि फ़ैट जो है वो लिवर में जमा हुआ है। अगर आपको बाहर पेट निकला हुआ दिख रहा है तो वो चर्बी तो अंदर भी है, तो वो वही चर्बी आपके लिवर पे ऊपर भी जमा हो रखी है। तो अगर उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी तो हमारा इवेंचुअली लिवर के अंदर फैट ही फैट रह जाएगा, जो काम करने वाले सेल हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे, तो लिवर फेलियर होगा। तो उसका भी इलाज वही है जो लोग समझते नहीं हैं, कि लोग कह रहे हैं कि हम ये दवाई खा लें, वो कर लें।
बट बेसिक इलाज तो उसका भी डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज है। तो अगर आप हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं और अगर आप डाइट कंट्रोल रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पेट आपका अंदर है, तो आपको फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। सर मेरा आपसे एक सवाल था, ये कहा जाता है कि लिवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर हम उसका ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो कुछ पार्ट हम किसी का लेते हैं, वो अपने आप से ग्रो करने लगता है। बिल्कुल। अब सोशल मीडिया पर बात चल रही है कि लिवर की खेती करने लगते हैं लोग, मजाक में लोग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगर ये हमारी बॉडी का इतना ज़रूरी पार्ट है, इतना अहम हिस्सा है, क्योंकि लिवर के बहुत सारे काम होते हैं, इसको हेल्दी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे आपने बताया कि लिवर एक बड़ा ऑर्गन ऐसा है जो बहुत जल्दी रीग्रो कर जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, तो किडनी ट्रांसप्लांट में तो आपकी 2 किडनी होती हैं, आप एक अपने फैमिली मेम्बर को डोनेट कर देते हैं, तो बट एक किडनी पे आपका काम चल जाता है। लिवर तो हमारे पास एक ही है और हम पूरा तो दे नहीं सकते हैं, बट ये देखा गया कि वो रीजनरेट बहुत अच्छी से कर जाता है। तो आपकी बॉडी का एक पोर्शन ऑफ द लिवर निकाल के, जिसका ख़राब लिवर है, आपके रिलेटिव में लगा दिया जाता है और वो रीग्रो करके अपना फंक्शन कर लेता है। कॉम्प्लिकेशंस आते हैं इसके? कॉम्प्लिकेशन तो हर ट्रांसप्लांट में थोड़ी रहती ही हैं, बट अगर सेफली और मैचिंग करके और एडिक्वेट सेंटर से किया जाए तो सही रहता है। हाँ, ये तो एडवांस के भी ट्रांसप्लांट वाली बात है, बट अभी क्या है, हमें तो प्रिवेंशन की बात करनी है। जैसे मैडम ने पूछा है, प्रिवेंशन तो वही है, एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, रेगुलर एक्सरसाइज है, चर्बी बढ़ने नहीं देंगे तो खाने, डाइट कंट्रोल है, आधा पौना घंटा पर डे आप एक्सरसाइज करें। ये सब चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं। सर माय लास्ट क्वेश्चन इज़, जैसे भी हम इसको बात करें फैटी लिवर को लेकर, मैंने कुछ वीडियोस ऐसी भी देखी हैं जो कहते हैं अगर आपकी नेक ब्लैकनेस पर आ रही है तो आपका लिवर फैटी है। ये मिथ है या फैक्ट है सर? ये फैक्ट इस तरह से है कि अगर इसको हमारी भाषा में एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस के नाम से कहा जाता है। तो ये फैटी लिवर, क्या मैंने बताया, ये सब मोटापे से रिलेटेड है जी। तो आप अगर मजाक में हम मरीज़ को बताते हैं आप गोरा होना चाहते हैं तो आप वज़न कम कर लें, बिल्कुल। अच्छा। तो ये मजाक की बात है, वो तो रंग रूप तो अलग बात है, बट कहने का मतलब ये है आपकी गर्दन पे कालापन है तो वो एक इनडायरेक्ट एविडेंस है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। वो इसलिए होता है कि आपका वज़न ज़्यादा हो रहा है, आपका फैट ज़्यादा है, आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो काम नहीं कर पा रही, तो आपको फैटी लिवर भी हो सकता है, आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर आपकी कालीपन, गर्दन में नया कालापन बढ़ता हो जा रहा है। तो सर इसी के साथ वक्त हो चला है इस एपिसोड को, इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करने का। खैर बातें आपसे बहुत सारी करनी है, बाकी का व्यूअर्स पे छोड़ते हैं, उनको क्या कुछ जाना है कमेंट्स में बताएंगे तो हम पार्ट 2 ज़रूर सर के साथ लेकर के आएंगे। सर लास्ट आपका कोई टिप अगर आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? मेरा ये टिप है कि हम लोग आजकल हर चीज़ के लिए क्विक फिक्स चाहते हैं, तो हमें स्वस्थ और हेल्दी रहने के लिए बहुत सिंपल चीज़ है कि हम सिंपल लाइफस्टाइल अगर रखें, अपना खान पान सिंपल रखें और अपने आप को रोज़मर्रा में एक्टिव रखें, अपने 2 पैरों और हाथों का इस्तेमाल करें, तो हम इसमें से सारी बीमारियों से बहुत हद तक बच सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा टिप आपने दिया, बहुत इजीली समझा दिया क्या करना है क्या नहीं करना। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। उम्मीद करती हूँ पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सारी टिप्स हमको मिली हैं और उम्मीद करती हूँ इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो ज़रूर कर पाएंगे। इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।